अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम यावर अमीर एंड यू आर वाचिंग लॉ इन। अच्छा, इस वीडियो में हम जैसे एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम पाकिस्तान के दस्तूर को कवर कर रहे हैं। तो इससे जो भी इंसान पाकिस्तान के दस्तूर के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता है वो तो इससे मुस्तफ़ीद हो ही सकता है। उसके साथ ये उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जो कि लॉ गैट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी लॉ ग्रेजुएशन मुकम्मल की है और अब वो लॉ गैट की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है क्योंकि उसमें वो सिलेबस स्टेप बाय स्टेप कवर किया जा रहा है। अच्छा, हमने आर्टिकल 17 तक डिस्कस कर लिया था लॉ को। इससे पहले जो 3 वीडियोज़ गुजरी हैं उनमें ये चौथी वीडियो, तो इसमें हम आर्टिकल 18 से स्टार्ट कर रहे हैं। आर्टिकल 18 जो है वो पाकिस्तान के शहरियों को आज़ादी देता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिज़नेस और प्रोफेशन की। जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनको आज़ादी होगी तिजारत की, अपनी मर्ज़ी का जो शोबा है उसे इख्तियार करने की और अपनी मर्ज़ी का जो पेशा है उसे इख्तियार करने की उनके पास आज़ादी होगी। तो आर्टिकल 18 कहता है सब्जेक्ट टू सच क्वालिफ़िकेशन इफ़ एनी, अगर कोई क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर है तो वो उनके ताबे रहते हुए, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू एंटर अपॉन एनी लॉफुल प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। ठीक है, कानून की तरफ से अगर कोई पाबंदी लगाई हुई है तो उसके अंदर रहते हुए हर इंसान को जायज़ कानूनी जो है शोबा पेशा उसे इख्तियार करने की उसे आज़ादी होगी। एंड टू कंडक्ट एनी लॉफुल ट्रेड और बिजनेस, या कोई भी कानूनी जो है कानून के मुताबिक उसको कारोबार करने का हक हासिल होगा। यानी आर्टिकल 18 जो है वो इंसान को अब कानून की पाबंदियों में रहते हुए कोई भी कानूनी कारोबार इख्तियार करने या कोई भी कानूनी पेशा इख्तियार करने की आज़ादी देता है। अच्छा, आगे इसमें इसकी थोड़ी सी वजाहत की गई है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट, किसी चीज़ से ये जो आर्टिकल है ये नहीं रोक सकेगा। किसको नहीं रोक सकेगा? द रेगुलेशन ऑफ एनी ट्रेड और पोजेशन बाय लाइसेंसिंग सिस्टम। ठीक है, अगर आपने किसी प्रोफेशन को, किसी तिजारत को आपने लाइसेंस उसका इशू करना है तो उससे कोई चीज़ नहीं उसको रोक सकती। यानी वैसे तो आपको तिजारत की आज़ादी है लेकिन आपको एक लाइसेंस का अगर कोई सिस्टम है तो आपको वो लाइसेंस लेना होगा, या उसको कोई रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी तो उसके ज़रिए आप उसको रेगुलेशन करवानी होगी। बी है द रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्री कॉम्पिटिशन देयर इन। अगर आज़ाद जो मुकाबले की फ़ज़ा है उसको बरकरार रखने के लिए अगर कोई रेगुलेशन की जाती है, उसको रेगुलेट किया जाता है तो इससे उसको नहीं रोका जा सकता। सी है द कैरिंग ऑन बाय द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बाय अ कॉरपोरेशन कंट्रोल्ड बाय एनी सच गवर्नमेंट। ठीक है, इसकी मैं वजाहत करता हूँ। और एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस और टू द एक्सक्लूजन कंप्लीट और पार्शल ऑफ अदर पर्सनस। अब ये क्या कह रहा है? इसका मतलब ये है कि अगर वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत या कोई और इदारा जिसको इस किस्म की कोई हुकूमत कंट्रोल कर रही है, उसके पास ये आज़ादी है कि वो किसी को अगर चाहे तो किसी बिज़नेस से अलग रख सकती है। ठीक है, जुज़वी तौर पर या कतई तौर पर, पार्शली भी या कम्प्लीटली। मिसाल के तौर पर अगर बिजली बनाने का एक इदारा है जो बिजली बनाता है और प्रोवाइड करता है लोगों को, तो अगर हुकूमत चाहे तो वो ये कह सकती है कि ये बिजली बनाने का जो काम है ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास होगा। या रेलवे है, वो कहेगी रेल सिर्फ़ और सिर्फ हमारी चल सकती है, हमारे अलावा कोई और रेल नहीं चला सकता। इस तरह का अगर कोई बिज़नेस है वो अगर रोकना चाहे, वैसे तो हर इंसान को अपनी मर्ज़ी का प्रोफेशन इख्तियार करने या तिजारत करने का हक होगा, लेकिन ये जो 3 क्लॉजेज उसने बता दिए इनमें से नहीं कि एक किसी को अगर लाइसेंस सिस्टम के ज़रिए अगर कंट्रोल किया जाता है उससे कोई नहीं उसको रोक सकता। अगर वो कोई फ्री कंपटीशन के लिए कोई ऐसे इक़दाम किए जाते हैं उसको कोई नहीं रोक सकता। और अगर कोई गवर्नमेंट कोई जो है एक कोई ख़ास ट्रेड है उसको अपने पास रखना चाहे तो उससे भी उसको कोई नहीं रोक सकता। ये था आर्टिकल 18। अब हम आते हैं आर्टिकल 19 के बारे। आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है कि हर इंसान को आज़ादी इजहार राय है। ठीक है, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हर इंसान के पास आज़ादी का इजहार होगा। एंड शैल बी फ्रीडम ऑफ द प्रेस, और उसके पास प्रेस की भी आज़ादी होगी, यानी कोई चीज़ अगर नशर करना चाहे, छापना चाहे तो उसको छाप सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। अगर उसके ऊपर कोई रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं लॉ ने तो उसकी पाबंदी करनी होगी। इन द इंटरेस्ट, अब किस लिए होगी? इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ द इस्लाम और द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट देयर ऑफ, या इसके किसी हिस्से की, क्या इस्लाम की जो है इंटेग्रिटी, इज़्ज़त उसके लिए, और पाकिस्तान की दिफा के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, या उसके किसी हिस्से की हिफाजत के लिए, और भी चीज़ें हैं। फ्रेंडली रिलेशंस टू द फॉरेन स्टेट्स, दूसरी जो
रियासतें हैं उनके साथ जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं, उनके इंटरेस्ट में, उनको देखते हुए, पब्लिक ऑर्डर, अमन अमाना का, डिसेंसी और मोरालिटी और ये अखलाकियात को देखते हुए, और इन रिलेशन टू कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या किसी अदालत की जो है उसकी हतक नहीं आप कर सकते, उसकी तौहीन नहीं कर सकते, तौहीन अदालत नहीं कर सकते, और कमीशन ऑफ और इंसाइटमेंट टू एनी ऑफेंस, ना आप किसी जुर्म को खुद कर सकते हैं, ना उसकी करने की तरगीब दे सकते हैं। यानी इन ये चीज़ें आप नहीं कर सकते, ये जो भी मैंने आप सारी गिनी है कि इस्लाम के बारे में, इस्लाम की इंटेग्रिटी के बारे में, मुल्क की सिक्योरिटी के बारे में, मुल्क के किसी हिस्से की सिक्योरिटी के बारे में, दूसरी जो रियासतें हैं उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात के बारे में, अमन अमा के बारे में, मोरालिटी के बारे में, तौहीन अदालत से बाज रहते हुए, ये किसी जुर्म की तरगीब नहीं देनी, इनके इस दायरे में रहते हुए आपको आज़ादी इज़हार राय होगी और आपको प्रेस की भी आज़ादी होगी। आर्टिकल 19A कहता है राइट टू इंफॉर्मेशन, कि हर इंसान के, हर शहरी के पास इंफॉर्मेशन तक उसकी रसाई होनी चाहिए, उसे इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, इंफॉर्मेशन मिलना उसका हक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। Every citizen shall have the right to have access to information in all matters of public importance. Public importance के जितने मैटर होंगे उन तक उनकी रसाई होगी, सब्जेक्ट टू, लेकिन किसके मातहत होगी? रेगुलेशन एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। हाँ, अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं लॉ ने, तो फिर उनके ताबे रहते हुए हर शहरी को ये हक हासिल होगा कि जितने भी पब्लिक मैटर्स हैं उनकी उसके पास मालूमात होनी चाहिए। अच्छा, आगे आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 जी देता है फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, कि आप अपने मज़हब की तबलीग भी कर सकते हैं और अपने मजहबी जो इदारे हैं उनको भी आप मैनेज कर सकते हैं, उनका इंतज़ाम कर सकते हैं। क्या उसके आर्टिकल 20 क्या है? सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, इन चीज़ों के ताबे रहते हुए, ठीक है, लॉ के, पब्लिक ऑर्डर के और मोरालिटी के, इन तीन चीज़ों के ताबे रहते हुए, एवरी सिटीजन हैव द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट हिज रिलीजन। हर शहरी के पास ये हक है कि वो अपने मज़हब है उसकी तरवीज करे, उसकी तबलीग करे और उसके मुताबिक अमल करे। एंड बी पार्ट क्या कहते हैं? एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन, हर जो मजहबी ग्रोह है, एंड एवरी सेक्ट देयर ऑफ, और इसके हर गिरोह को, शेल है, और इसके हर फ़िरके को, shall have the right to establish, maintain and manage its religious institutions। किस चीज़ का? उसको हर मजहबी जो ग्रोह है और उसका हर जो फ़िरका है उसको भी ये इजाज़त होगी कि वो अपने जो मजहबी इदारे हैं उनको कायम करे, उनका इंतज़ाम उनको कायम कर सके और उनको कायम रख सके और उनका इंतज़ाम कर सके। ये उनको आज़ादी होगी आर्टिकल 20 के ज़रिए। लेकिन ये सब्जेक्ट किसके मातहत होगा? लॉ, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के साथ। अच्छा, आर्टिकल 21 कहता है सेफगार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फ्रॉम पर्पस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि अगर किसी ख़ास मज़हब के लिए कोई ख़ास टैक्स लगाया जाता है तो उससे वो उसको हासिल होगी, सेफगार्ड हासिल होगा। वो अब क्या है? आर्टिकल नंबर 21 है, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी स्पेशल टैक्स, किसी इंसान को कोई ख़ास किस्म का टैक्स अदा करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, दैट प्रोसीड्स ऑफ विच आर टू बी स्पेंट ऑन द प्रोपेगेशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन अदर देन हिज ओन। उसके अपने मज़हब के अलावा अगर किसी और मज़हब के प्रोपेगेशन के लिए अगर कोई, या उसकी मेंटेनेंस के लिए अगर कोई टैक्स इम्पोज किया जाता है तो उसका उस पर लागू नहीं होगा जिसका वो मज़हब नहीं है। मसलन अगर ईसाईयत की तबलीग के लिए या ईसाईयत की तबलीग के लिए अगर कोई टैक्स लगाया जाता है तो वो मुसलमानों को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो अदा करें, या अगर इस्लाम की तबलीग के लिए कोई टैक्स लगाया जाता है तो ईसाइयों को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो इस टैक्स को पे करें। ठीक है, उसको इस लिहाज से उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। अच्छा, आगे क्या है? सेफगार्ड, आर्टिकल 22 है, सेफगार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, कि ठीक है आप एक तालीमी इदारे में जा रहे हो, वहाँ किसी ख़ास मज़हब से आपको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। वो कैसे? नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड टू रिसीव रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक बंदा है वो किसी तालीमी इदारे में गया, वहाँ वो पढ़ गया, अब उसको मजबूर नहीं कर सकते कि आपको ये ख़ास मज़हब की तालीम आपको ज़रूर हासिल करनी है। और टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस सेरेमनी, ना आप उसको किसी मजहबी सरगर्मी में आप उसको कह सकते हैं कि आप लाजमी शामिल हो, और अटेंड रिलीजियस वर्शिप, और ना आप उसको किसी इबादत में कह सकते हैं कि लाजमी शामिल हो। इफ़ सच इंस्ट्रक्शन, सेरेमनी और वर्शिप रिलेट्स टू अ रिलीजन अदर दैन हिज ओन, यानी आप उसको अपने मज़हब के बारे में तो कह सकते हैं,
ठीक है। लेकिन उसको किसी दूसरे मज़हब की कोई एक्टिविटी है उसके लिए आप उसको मजबूर नहीं कर सकते कि उसे ये करना ही होगा। पार्ट 1 था। अब इसका 2 क्या कहता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी कम्युनिटी इन द ग्रांटिंग ऑफ एग्जम्पशन, ठीक है, अगर आप एग्जम्प्ट कर रहे हो, और कंसेशन इन रिलेशन टू टैक्सेशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी मज़हब को, उसके किसी फ़िरके को अगर आप किसी टैक्स से कोई रियायत दे रहे हो तो फिर इसमें आप भेदभाव नहीं करोगे, इसमें आप तमीज़ नहीं कर सकते कि इस फ़िरके को तो हम देंगे तो दूसरे फ़िरके को नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर सब फ़िरकों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन फिर उनको उस टैक्स से रिलीफ दी जाएगी। अगर आप किसी एक फ़िरके को दे रहे हो ना कोई रिलैक्सेशन, तो फिर आपको सबको देनी होगी। अच्छा, फिर है सब्जेक्ट टू लॉ, नो रिलीजियस, उसके फिर आगे 2 हैं, उसको डिवाइड किया हुआ ए और बी में। नो रिलीजियस कम्युनिटी और डिनोमिनेशन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग religious instruction for pupils of that community or denomination in any educational institution maintained wholly by that community or denomination and अच्छा, ये क्या कहता है कि किसी भी जो मजहबी इदारा होगा या रिलीजियस कम्युनिटी है या कोई डिनोमिनेशन है, उससे किसी को रोका नहीं जाएगा कि किसी ख़ास फ़िरके को उसकी तबलीग तालीम उससे नहीं रोका जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड, किसी को नहीं इनकार किया जाए, एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम पब्लिक रेवेन्यूज़ ऑन द ग्राउंड only of the race, religion, caste और place of birth, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, पहले वाले ने तो ये कहा कि किसी को आप किसी रिलीजियस कम्युनिटी को आप तालीम देने से नहीं रोक सकते। यहाँ बात ये हुई है कि आप किसी इंसान को अगर किसी इदारे को हुकूमत की तरफ से कोई अखराजात मिल रहे हैं, ठीक है, जो वो पैसा मिल रहा है जो पब्लिक रेवेन्यू से जनरेट हुआ है, उस इदारे में आप किसी को दाखिले से नहीं रोक सकते। सिर्फ उसके नस्ल, रंग, मज़हब, कास्ट या उसकी जाए पैदाइश की वजह से आप उसको वहाँ दाखिले से नहीं रोक सकते। यानी हर इंसान को दाखिले की आज़ादी होगी, आप उसको सिर्फ इस बुनियाद पर करिए इसका ताल्लुक़ फ़लाँ फ़िरके से है या फ़लाँ मज़हब से है, फ़लाँ कम्यूनिटी से, आप उसको नहीं रोक सकते। अच्छा, इसकी जो क्लॉज 4 है आर्टिकल जो था 22 उसकी, वो ये कहती है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट एनी पब्लिक अथॉरिटी फ्रॉम मेकिंग प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। अगर कोई हुकूमत ऐसा इक़दाम करती है कि जो लोग माशरे में पसमानदा हैं या कम तालीम याफ्ता हैं, बैकवर्ड हैं, उनकी फ़लाह बहबूद के लिए अगर कोई काम करती है तो इस आर्टिकल में मौजूद कोई भी चीज़ उसे रोक नहीं सकती, ठीक है। वो इससे एक सेपरेट यानी काम होगा, उस पर ये अप्लाई, ये उसको नहीं रोक सकेगी। अच्छा, आर्टिकल 27 है प्रोविजन एज टू द प्रॉपर्टी, यानी जायदाद का हक। एवरी सिटीजन शैल, आर्टिकल 23 है, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी हासिल भी कर सकता है, रख भी सकता है, उसको बेच भी सकता है, इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द लॉ इन द पब्लिक इंटरेस्ट, कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में या दस्तूर के मुताबिक, आइन के मुताबिक कोई पाबंदियां लगाई हुई हैं तो उसके ताबे रहते हुए हर इंसान को, हर शहरी को ये आज़ादी होगी कि वो कहीं भी कोई ज़मीन ख़रीद सकता है, उसे रख सकता है या उसे बेच सकता है पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, हाँ, कानून की वो पाबंदी की या उसकी अगर पहले से कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं तो उसके ताबे रहते हुए। अच्छा, आर्टिकल 24 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, के हर इंसान की जो जायदाद है उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कि किसी इंसान को भी इसकी जायदाद से महरूम नहीं किया जाएगा, हाँ, कानून के ताबे रहते हुए। अगर कानूनन किसी की कोई प्रॉपर्टी वगैरह जब्त होती तो अलग बात है, वरना किसी को उसकी जायदाद से महरूम नहीं किया जाएगा। अब इसकी क्लॉज 2 क्या कहती है, आर्टिकल 24 की क्लॉज 2, नो प्रॉपर्टी शैल बी कंपल्सरीली एक्वायर्ड और टेकन पोजेशन ऑफ, किसी से भी ज़बरदस्ती उसकी जायदाद नहीं हथियाई जाएगी, सेव फॉर द पब्लिक पर्पस, सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिक पर्पसेस हैं उनके लिए, एंड सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, या फिर कानून के ज़रिए, विच प्रोवाइड्स फॉर कंपनसेशन देयर ऑफ एंड ईदर फिक्सेस द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन और रिसीव्स और स्पेसिफाइज द प्रिंसिपल्स ऑन एंड द मैनर इन विच कंपनसेशन इज़ टू बी डिटरमिन्ड एंड गिवन, ठीक है। किसी से आप उसकी प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती नहीं हथिया सकते, हाँ,
जो है पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक पर्पसेस के लिए ले सकते हैं, लेकिन वो भी आप उसको कंपनसेशन देंगे, या वो पहले से फिक्स होगा, या उसको फिक्स करने का कोई लिहाज होगा, कोई निज़ाम बना जाएगा, उसके ज़रिए उसको फिक्स करके आप उसको एक कंपनसेट करेंगे, फिर आप उससे ले सकते हैं। अच्छा, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ, अब इस आर्टिकल में कुछ भी है वो दूसरे किसी की वैलिडिटी पर असरअंदाज नहीं होगा। किसकी वैलिडिटी पर असरअंदाज नहीं होगा? एनी लॉ permitting the compulsory acquisition or taking possession of any property for preventing danger of life, property or public health। ठीक है, अगर किसी जगह कोई प्रॉपर्टी है जिससे जान को ख़तरा हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी को ख़तरा हो सकता है, या पब्लिक हेल्थ को ख़तरा हो सकता है, उस प्रॉपर्टी को ज़ब्त करने पर ये लागू नहीं होगा। ठीक है, वो मफाद आमा में ली जा रही है, किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए, या किसी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, या पब्लिक हेल्थ को बचाने के लिए अगर है, तो फिर हम वहाँ ये नहीं कह सकते कि नहीं आप किसी से जायदाद नहीं छीन सकते, नहीं, वहाँ पे आप ले सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल ये जो इसका ए पार्ट है ये बता रहा है। बी पार्ट क्या बताता है? एनी लॉ परमिटिंग द टेकिंग ओवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय और कम इन टू द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन बाय एनी unfair means or in any manner contrary to law। अच्छा, अगर किसी इंसान ने कोई अनफेयर मीन्स या कोई कानून के ख़िलाफ़ कॉन्ट्ररी टू लॉ अगर कोई तरीक़ेकार इख्तियार करके उसने कोई प्रॉपर्टी बनाई है, तो फिर ये आर्टिकल उस पर असरअंदाज नहीं होगा कि आप किसी से प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते, बल्कि ऐसे इंसान से प्रॉपर्टी छीनी जा सकती है। उस पर फिर ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा जिसने अनफेयर मीन्स के ज़रिए या कॉन्ट्ररी टू लॉ किसी मैनर से अगर उसने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है। अच्छा, इसका पार्ट सी क्या कहता है? एनी लॉ रिलेटिंग टू एक्विजिशन, एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्पोजल ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच इज़ टू और इज़ डीम टू बी एनिमी प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर कोई दुश्मन की प्रॉपर्टी समझी जा रही है, या उसको ऐसा ख्याल किया जाता है, या तो वह है दुश्मन की प्रॉपर्टी, या उसको ख्याल किया जाता है कि कोई दुश्मन की प्रॉपर्टी है, उसकी अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक्विजिशन के लिए, या उसको फ़रोख्त के लिए अगर कोई इकदाम किया जाता है, तो वो उस लॉ के अंडर नहीं आएगा। विच और इवैक्वी प्रॉपर्टी, और या फिर ऐसी जायदाद जो किसी की भी नहीं है। ठीक है, इवैक्वी है अंडर एनी लॉ नॉट बीइंग प्रॉपर्टी विच हैज़ सीज टू बी एक्वरी प्रॉपर्टी अंडर एनी लॉ। ठीक है, इन पर अगर कोई वो मतरूका जायदाद है जिसको छोड़ दिया गया, उसका कोई मालिक नहीं है, कोई तर्कशुदा है, या फिर कोई ऐसा कानून जिसके ज़रिए अब वो मज़ीद तर्कशुदा नहीं है, इस पर उसका इतलाक़ नहीं होगा। अच्छा, इसकी डी पार्ट क्या कहता है? एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द टेकिंग ओवर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द स्टेट फॉर अ लिमिटेड पीरियड, कि एक मुख्तसर वक्त के लिए, एक महदूद वक्त के लिए अगर रियासत किसी ज़मीन को अपनी तहवील में लेती है उसके इंतज़ाम इंसराम के लिए, तो उससे उसको नहीं रोका जाए, इधर इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन ऑर्डर टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी और फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स ओनर, कि या तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, या उस प्रॉपर्टी की प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, या उसका जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसके मफाद के लिए अगर कोई हुकूमत उसको ले लेती है और उसका इंतज़ाम वगैरह करती है, उससे उसको नहीं रोका जा सकता। अच्छा, एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ एनी क्लास ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पसेज ऑफ, कोई भी लॉ जो इस लिहाज से प्रॉपर्टी एक्वायर करने पर है, क्या प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड सोशल एड टू ऑल और एनी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ सिटीजन्स, कि इस पर उसका एक्वायर नहीं होगा, कि इस पर उसका इतलाक़ नहीं होगा अगर कोई कानून इस बारे है कि किसी से प्रॉपर्टी लेनी है। लेनी किस लिए? तालीम देने के लिए, किसी मेडिकल एड देने के लिए, कोई तिब्बी सहूलतें फ़राहम करने के लिए, किसी ख़ास हिस्से को, या तमाम लोगों को, यानी अगर तमाम पब्लिक के लिए है, या पब्लिक के किसी ख़ास हिस्से को ये दो सहूलतें प्रोवाइड करने के लिए अगर कोई लैंड दी जा रही है, किसी से कोई लैंड ली जा रही है, तो उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। दूसरा किस पर है? प्रोवाइडिंग हाउसिंग एंड पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज सच एज रोड्स, वाटर सप्लाई, सीवरेज, गैस एंड इलेक्ट्रिक पावर टू ऑल और एनी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ द सिटीजन्स, या अगर किसी से हाउसिंग के लिए, कोई रोड बनाने के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, सीवरेज सिस्टम के लिए, गैस के लिए, बिजली फराहम करने के लिए अगर किसी से कोई लैंड ली जा रही है, तो उस पर फिर ये अप्लाई नहीं होगा। इसका थर्ड पार्ट ये कहता है कि प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस टू दोज who on account of unemployment, sickness, infirmity or old age are unable to maintain themselves or
अच्छा, उन लोगों के लिए अगर हम किसी से कोई लैंड एक्वायर करते हैं कि ताकि जो बेरोज़गार लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, या जो माजूर लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, और जो अपना गुज़र बसर नहीं कर सकते, उनके लिए अगर कोई लैंड एक्वायर की जाती है तो उस पर इसका इतलाक़ नहीं होगा। अच्छा, जो अब है इसका पार्ट एफ है, वो है एनी एग्जिस्टिंग लॉ और एनी लॉ मेड इन परजेंस ऑफ आर्टिकल 253। अब आर्टिकल 253 या उसकी परजेंस में अगर कोई लॉ बनाया जाता है तो फिर उस पर इसका इतलाक़ नहीं होगा। अब आर्टिकल 253 दरअसल है कि जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ द प्रॉपर्टी और एट्सेट्रा, कि अगर आप ख़ास एक हद मुकर्रर कर दी गई है, अपर लिमिट, मैक्सिमम लिमिट एक मुकर्रर कर दी है कि आप इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। अगर ऐसा कोई लॉ है तो फिर उसके ताबे रहते हुए उसमें आप उससे ले सकते हैं, वरना आप किसी को उसकी जायदाद से महरूम नहीं कर सकते। तो इसलिए इसने कहा कि आर्टिकल 253 जो है वो उस पर इसका इतलाक़ नहीं होगा। आपका अगर कोई ज़ायद जायदाद है तो वो उससे ले सकते हैं। अच्छा, इसका फोर क्लॉज क्या कहती है? द एडुकेसी और अदरवाइज ऑफ एनी कंपनसेशन प्रोवाइडेड फॉर बाय एनी सच लॉ एज इज़ रिफर्ड टू in this article or determined in pursuance thereof shall not be called in question in any court। अब ये क्या कह रहा है कि अगर इस आर्टिकल के तहत बताया गया है कि किसी को इसकी ज़मीन का इतना मुआवजा मिलना है, कोई लैंड है जो हुकूमत आपसे ले रही है और उसके मुताबिक वो कहती है कि आपको इतना मुआवजा मिलेगा, कोई ऐसा इस आर्टिकल के तहत इस तरह का कोई कानून अगर बनाया है तो फिर इसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। फिर जो हुकूमत उसका मुआवजा मुतय्यन करेगी वही मुआवजा उसका मिलेगा। ठीक है। अब आर्टिकल है 25A। 25A है इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स, के तमाम जो शहरी हैं वो बराबर हैं। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तमाम जो शहरी हैं वो कानून के सामने बराबर हैं और बराबर तौर पर उन्हें कानून के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कि किसी को भी जो जिन्स की बुनियाद पर, ठीक है, कि ये औरत है, ये मर्द है, ये ट्रांस है, इस बुनियाद पर उसके साथ किसी किस्म का भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी किस्म की तमीज़ तफरीक नहीं की जाएगी। इसकी क्लॉज 3 है, आर्टिकल 25 की क्लॉज 3, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, क्लॉज 3 ये कहती है कि हमने वैसे तो ये देखना है कि सब लोग बराबर हैं, लेकिन अगर ख़वातीन की या बच्चों की हिफाजत के लिए कोई अलग से कोई स्पेशल प्रोविज़न बनानी पड़ती है तो उसके ये आर्टिकल उसको नहीं रोक सकता। ठीक है, वो बना सकते हैं। राइट टू एजुकेशन 25A। अब 25A का पहले था 25A, और इसका 25A का जो दूसरा पार्ट है वो ये कहता है कि राइट टू एजुकेशन, हर इंसान को एजुकेशन का हक होगा। अब वो क्या है? द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री भी होगा और लाजमी भी होगा, टू ऑल चिल्ड्रन, तमाम बच्चों को, ऑफ द एज ऑफ 5 to 16 ईयर्स, 5 से 16 साल की उम्र तक जितने भी बच्चे होंगे उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी, इन सच मैनर एज मे बी डिटरमिन्ड बाय लॉ, जो भी कानून तजवीज़ करेगा उस लिहाज से उनको तालीम दी जाएगी। 5 से 16 साल तक की उम्र तक के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम की जाएगी कानून के मुताबिक। अच्छा, आर्टिकल 26 आगे नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू द पब्लिक प्लेसेस, किसी को फ़र्क नहीं किया जाएगा किसी के साथ इस लिहाज से कि वो किसी पब्लिक प्लेस पे जा सके। इसकी क्लॉज 1 है, इन रिस्पेक्ट टू एक्सेस ऑफ प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट और रिजॉर्ट, किसी को पब्लिक इंटरटेनमेंट की जगह वहाँ पर जाने के लिए, नॉट इंटेंडेड फॉर रिलीजियस पर्पसेस, जो कि ऑनली, जो ख़ास तौर पे किसी मजहबी सरगर्मी के लिए नहीं है और बल्कि वैसे इंटरटेनमेंट के लिए। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीज़न ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बर्थ, कि अगर किसी जगह पे कोई इंटरटेनमेंट या रिजॉर्ट वगैरह है और वो मजहबी सरगर्मी नहीं है तो वहाँ किसी इंसान को जाने से नहीं रोका जा सकता, सिर्फ उसकी नस्ल, उसके मज़हब, उसकी ज़ात, उसकी जिन्स, उसकी रिहाइश या उसकी जाए पैदाइश की वजह से उसको वहाँ जाने से नहीं रोका जा सकता, यानी वो आज़ादाना वहाँ पे जा सकते हैं। हाँ, अगर कोई मजहबी इज्तिमा है तो वहाँ पे अगर वो मज़हब वाले नहीं आने देते किसी दूसरे को तो उनका राइट है, वो उनके पास ये हक हासिल होगा।
नथिंग इन क्लॉज 1, इसी की जो क्लॉज 1 है, आर्टिकल 6 की जो क्लॉज 1 है, शैल प्रिवेंट द स्टेट, वो स्टेट को नहीं रोक सकती, फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि अगर वो स्टेट जो है वो बच्चों के लिए या ख़वातीन के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न बनाती है तो उससे उसको नहीं रोका जा सकता। ठीक है, ये जो आर्टिकल 26 की क्लॉज 1 है वो उसको रोक नहीं सकेगी। सेफगार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज, के जो सर्विसेज हैं, जो नौकरियां हैं, मुलाजमतें हैं, उनमें किसी के साथ कोई तमीज़ वगैरह कोई इस तरह से नहीं की जाएगी कि इसको देनी है तो इसको नहीं देनी, कोई इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तमीज़ बेसिकली कहते हैं कि फ़र्क करना इसमें। आर्टिकल 27 की क्लॉज 1 है, नो सिटीज़न अदरवाइज क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच अपॉइंटमेंट, के वैसे तो वो क्वालिफाई कर रहा है, अदरवाइज़ वो क्वालिफाई कर रहा है और पाकिस्तान की कोई भी मुलाजमत है उसके साथ किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बर्थ। सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसका मज़हब और है या उसका रिलीजन, उसकी रेस और नस्ल और है, उसकी जिन्स और है, उसकी रिहाइश और जगह है, उसका प्लेस ऑफ बर्थ और है, इस बुनियाद पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। अगर वैसे वो क्वालिफाई कर रहा है लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर कर रहे हो तो ये नहीं हो सकता। प्रोवाइडेड दैट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसिंग डे, इससे लेकर 40 साल की मुद्दत तक क्या है, पोस्ट में भी रिजर्व फॉर पर्सन्स बिलोंगिंग टू एनी क्लास और एरिया टू सिक्योर देयर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, कि इस दिन से लेके जब से ये लागू हो रहा है 40 साल की मुद्दत तक आप ऐसा करेंगे कि कुछ जो तबकात हैं उनके लिए आप मुख्तस करेंगे कि इन तबकात ये कम तरक्की याफ्ता हैं या इन लोगों तक ये वसाइल नहीं पहुंच सके, इनको ख़ास देने के लिए, उनको मुनासिब नुमाइंदगी देने के लिए पाकिस्तान की सर्विसेज में कुछ आप इस तरह के इक़दाम लिए जा सकते हैं। आप ऐसा करेंगे ताकि उन लोगों को 40 साल की हद तक आप ऐसा करेंगे कि उनको मुनासिब नुमाइंदगी मिल सके। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, मजीद ये कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द सेड सर्विस स्पेसिफाइड पोस्ट और सर्विस में बी रिजर्व फॉर members of either sex if such post or service entailed the performance of duties and functions which cannot be adequately performed by members of the other sex, कि अगर कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिन कोई ख़ास जिन्स के लोग वो सही तरीके पर सर अंजाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई नर्सिंग का काम है, मिसाल के तौर सिर्फ मिसालन कि अगर वो उसको ख़वातीन सही तौर पर कर सकती हैं तो वो फिर ख़वातीन को ही दी जाएगी। अगर कोई ऐसा काम है जिनको मर्द ही कर सकते हैं तो फिर उस पर उस लिहाज से आप ये कर सकते हैं कि अगर कोई काम है ही ऐसा कि वो इस जिन्स ने सही तौर पर कर सकते हैं, मुनासिब तौर पर उसको सर अंजाम दे सकते हैं, तो फिर वहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि ये इस जिन्स के लिए हैं नौकरियाँ या ये दूसरी के लिए मुलाजमतें हैं, तो वहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं। उस पर इसका ये उसको नहीं इफ़ेक्ट करता। अच्छा, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी क्लास ऑफ एरिया इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान मे बी रीड्रेस्ड इन सच मैनर एज मे बी डिटर्मिन्ड बाय एन एक्ट ऑफ मजलिस शूरा। पार्लियामेंट के तहत अगर कोई किसी को मुतय्यन करता है, उसको रिड्रेस करता है, तो फिर वो भी कर सकता है। पार्लियामेंट के पास ये राइट है, वो कर सकता है, वो इसके अंदर नहीं आएगा। नथिंग इन क्लॉज 1 शैल प्रिवेंट एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनी लोकल और एनी अदर अथॉरिटी इन अ प्रोविंस फ्रॉम प्रिस्क्राइबिंग in relation to any post or class of service under that government or authority conditioned as to the residence of in the province for a period not exceeding 3 years। मैं बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। prior to appointment under the government or authority, यानी जो क्लास 1 है उसमें कोई भी जो ऐसी चीज़ है, क्लास 1 में आपने सारा देख लिया कि हम किसी को नहीं रोक सकते, उसको सिर्फ उसके वो पैदा कहाँ पे हुआ है या उसके मज़हब की बुनियाद पर आप किसी को कोई मुलाजमत देने से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसका इतलाक़ किस पर नहीं होगा कि अगर कोई सूबाई हुकूमत या कोई लोकल अथॉरिटी वहाँ की वो ये कहती है कि हम उस बंदे को नौकरी देंगे जो यहाँ का रहने वाला हो, कोई ऐसा वो कानून बनाती है, लेकिन उसमें भी ये है कि 3 साल से ज़्यादा अरसे की आप कैद नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पर आप उनको क्या कह सकते हैं कि कम से कम जो बंदा 3 साल से यहाँ का रिहायशी है हम उसको नौकरी देंगे। तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हद लगा सकते हो वो 3 साल की लगा सकते हो, वो भी प्रायर टू द अपॉइंटमेंट,
अंडर द गवर्नमेंट और अथॉरिटी के, उसकी अपॉइंटमेंट से पहले आप उस पर ये लगा सकते हो कि हम भाई उसी को नौकरी देंगे जो कम से कम 3 साल से इस इलाके में रह रहा हो या यहाँ का रहायशी हो। उसमें भी ये हद लगा दी कि आप 3 साल से ज़्यादा की डिमांड नहीं कर सकते उससे। अच्छा, आर्टिकल 28 है प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। हर इंसान को उसको ये तमाम शहरियों को होगी आज़ादी कि वो अपनी जो ज़ुबान है, उसका ख़ास स्क्रिप्ट है, एक रस्मुल ख़त है या उसकी जो सकाफ़त है उसकी वो हिफाजत कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू आर्टिकल 251 एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, आर्टिकल जो 251 है वो मैं बताता हूँ किस बारे। एनी सिटीज़न और एनी सेक्शन ऑफ सिटीज़न हैव आ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, उनकी कोई ख़ास जो है ज़ुबान है, स्क्रिप्ट और कल्चर है, उनका कोई रस्मुल ख़त है, लिखने का अंदाज़ है, कल्चर है। शैल हैव द राइट टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द सेम एंड सब्जेक्ट टू लॉ इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर दैट पर्पज़। आर्टिकल 28 अब क्या कहते हैं कि अगर आप कोई सी ख़ास कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हो, आपकी ख़ास ज़ुबान है, एक ख़ास उसका रस्मुल ख़त है, एक ख़ास आपकी सकाफ़त है, तो उसकी हिफाजत के लिए आप कोई इक़दामात कर सकते हो। मज़ीद ये कि कानून के ताबे रहते हुए आप इस मकसद के लिए इदारे भी कायम कर सकते हो, जो ताकि आप ऐसा इदारा कायम करो जो आपकी ज़ुबान की, आपके रस्मुल ख़त की या आपकी सकाफ़त की हिफाजत करे। लेकिन ये सब रहेगा सब्जेक्ट टू आर्टिकल 251। आर्टिकल 251 दरअसल है जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है उसकी प्रिजर्वेशन के लिए, कि उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर उस ज़ुबान को से कोई ख़तरा नहीं होता तो उसके ताबे रहते हुए आप ये इक़दामात कर सकते हैं। तो अब तक हमने जो कवर किया है वो है जी आर्टिकल 28 तक हमने कवर कर लिया है, इसका जो चैप्टर 1 था, और इसमें हमने फंडामेंटल राइट्स किए हैं। जो चैप्टर 2 है वो आगे आ रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के बारे में। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।